तक हम लोगों ने सुना है कि बालक विष्णुगुप्त को उसका दूसरा नाम मगध साम्राज्य के मंत्री कात्यायन द्वारा कौटिल्य मिल चुका था। इसी के साथ कात्यायन ने एक पत्र लिखकर भी विष्णुगुप्त को दिया था, जिस पत्र की वजह से तक्षशिला विश्वविद्यालय में अध्ययन के लिए दाखिला लेने वाला था। इसलिए विष्णुगुप्त यानी कौटिल्य ने मगध से तक्षशिला की ओर प्रस्थान कर लिया था। समय की रफ्तार के साथ बालक विष्णुगुप्त का सफर भी शुरू हो चुका था। वो काशी देखने वाला था, तभी उसे एक संतों का बड़ा समूह मिल गया। बालक विष्णुगुप्त के अंदर मगध साम्राज्य के गुप्तचरों का डर बैठा हुआ था, इसलिए उसने संतों के साथ ही चलना शुरू कर दिया। बालक, पहले तुम्हें कभी संत समूह में देखा नहीं। तुम कौन हो और कहाँ जा रहे हो? मेरा नाम कौटिल्य है। मैं मगध साम्राज्य से आया हूँ और आगे के अध्ययन के लिए तक्षशिला विश्वविद्यालय जा रहा हूँ। गुरुदेव, मुझे संतों का समूह दिखा तो मुझे लगा तक्षशिला का लंबा सफर शिक्षा ग्रहण करते हुए कट जाएगा, इसीलिए मैं इस समूह का हिस्सा बन गया। इस तरह बालक विष्णुगुप्त, जो कि अब कौटिल्य नाम को अपना चुका था, उसका सफर जारी रहेगा। इस बीच कई राज्यों को पार करते हुए कौटिल्य को चलते हुए 1 साल से ज्यादा का वक्त गुजर चुका था। मथुरा पहुंचने के बाद कौटिल्य नए संतों के समूह के साथ जुड़ गया, जो तक्षशिला की तरफ जा रहे थे। कौटिल्य ने भी उनके साथ अपना तक्षशिला का सफर जारी रखा। मथुरा से निकलते हुए कौटिल्य को 1 वर्ष हो चुका था। इसी दौरान उसे तक्षशिला की सीमा नजर आई। तक्षशिला को अपनी आंखों के सामने देखते ही कौटिल्य के चेहरे में मुस्कान आ गई, और वो क्षण भी आ गया जब कौटिल्य तक्षशिला विश्वविद्यालय के सामने खड़ा था। तक्षशिला विश्वविद्यालय के सामने कौटिल्य की आंखें नम हो गई, साथ ही उसके शरीर में रक्त संचार भी तेज हो गया। उनके कानों में उनके पिता आचार्य चनक की आवाज गूंज रही थी। पुत्र, तुम्हें एक ऐसा ब्राह्मण बनना है जिसे लोभ का स्पर्श तक न हो, जो अकेला ही अपने पथ पर चलने वाला हो, जिसमें त्याग और बलिदान की भावना हो, जिसमें साहस हो, जो मेधावी भी हो और शूरवीर भी हो, जिसके अंदर शौर्य के समान तेज हो और जल समान शीतलता भी हो। इसके लिए एक दिन तुम्हें तक्षशिला विश्वविद्यालय जाना होगा। अगर तुम वहां चले गए तो तुम एक मगध साम्राज्य क्या, अनेक साम्राज्यों की रचना कर सकते हो और उन्हें ठोकर भी मार सकते हो। तुम एक दिन राष्ट्र निर्माता बनोगे और उस दिन मेरी यानी आचार्य चनक की तपस्या सफल होगी। अचानक कौटिल्य का ध्यान तक्षशिला विश्वविद्यालय के बाहर खड़े द्वारपाल के ऊपर गया। उसने शांत मन से द्वारपाल से कहा, प्रणाम, मेरा नाम कौटिल्य है। मैं बहुत दूर मगध साम्राज्य से आया हूँ। मुझे आचार्य पुंडरीकाक्ष से मिलना है। क्या आप मुझे उनके पास ले जाने का कष्ट कर सकते हैं? बालक, वैसे तो आचार्य पुंडरीकाक्ष से मिलना आसान कार्य नहीं है, परंतु आप मगध साम्राज्य से यहाँ आए हैं, इसलिए मैं आपको उनके कक्ष तक लेकर चलता हूँ। आचार्य, क्या यह आचार्य पुंडरीकाक्ष का कक्ष है? हाँ, मैं ही आचार्य पुंडरीकाक्ष हूँ, पर क्षमा करना, मेरी स्मरण शक्ति में तुम्हारा चेहरा ध्यान नहीं आ रहा है। क्या मैं तुम्हारा शुभ नाम और यहाँ आने का उद्देश्य जान सकता हूँ? आचार्य, मैं धन्य हुआ आपको देखकर। आप क्षमा मांगकर मुझे लज्जित ना करिए, बल्कि इस समय यहाँ अचानक आने के लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। मैं आचार्य चणक पुत्र कौटिल्य हूँ। मुझे यहाँ मगध साम्राज्य के मंत्री कात्यायन ने भेजा है। उन्होंने मेरे साथ एक पत्र भी लिखकर भेजा है। इस पत्र में उन्होंने तक्षशिला विश्वविद्यालय में मेरे दाखिले की बात लिखी है। कृपा करके इस पत्र को पढ़ लीजिए। आचार्य पुंडरीकाक्ष, मगध साम्राज्य के मंत्री कात्यायन का आपको प्रणाम।
अपेक्षा करता हूं कि आचार्य चाणक्य का पुत्र कौटिल्य आपके पास मेरा पत्र लेकर पहुंच गया होगा। बड़े दुख के साथ सूचित करना पड़ रहा है कि आचार्य चाणक्य को मगध महाराज ने छलपूर्वक मृत्यु दंड दे दिया है। उनका पुत्र कौटिल्य असीम बौद्धिक क्षमता का धनी है। ये भविष्य का युग पुरुष बन सकता है। कृपा करिए इसको मार्गदर्शन दीजिए और इसकी क्षमता अनुसार तक्षशिला विश्वविद्यालय में अध्ययन करने का अवसर प्रदान करिए। मगध के भविष्य को आपकी जरूरत है। इस भविष्य निर्माता का ख्याल रखिएगा। इस राष्ट्र निर्माता को आपके मार्गदर्शन की जरूरत है। पुत्र कौटिल्य, तुम्हारे पिता आचार्य चाणक्य को मैं भली भांति जानता था। वो असीम क्षमता के धनी थे। मुझे ये भी ज्ञात है कि तुम्हारे जन्म के समय तुम्हारा नाम विष्णुगुप्त रखा गया था और तुम्हारे लिए कई ऋषि मुनियों ने भविष्यवाणी की थी कि तुम राष्ट्र निर्माता बनोगे। तुम्हारे पिता ने मेरा मार्गदर्शन किया था। उन्होंने मुझे नीति पर चलना सिखाया था। उन्होंने बताया था कि भ्रष्ट शासन कैसे देश को खोखला कर देता है। उन्होंने मुझे अर्थशास्त्र का ज्ञान दिया था। अब उचित समय आ गया है कि मैं इस ज्ञान से तुम्हें अवगत करवाऊं। आज से और अभी से मैं आचार्य पुंडरीकाक्ष तुम्हारा तक्षशिला विश्वविद्यालय में स्वागत करता हूं। अग्नि, आकाश, वायु, जल और अपनी संपूर्ण विद्या को साक्षी मानकर तुम्हारे तेज और बौद्धिक क्षमता को देखकर तुम्हें नए नाम से अवतरित करता हूं। आज से और अभी से तक्षशिला के अंदर और बाहर लोग तुम्हें चाणक्य नाम से याद रखेंगे। इतिहास में चाणक्य को 3 नामों से याद किया जाता है, विष्णुगुप्त, कौटिल्य और गुरु चाणक्य। कहा जाता है कि चाणक्य नाम उनको उनकी क्षमता को देखते हुए तक्षशिला विश्वविद्यालय में ही दिया गया था। उस काल में तक्षशिला विश्वविद्यालय का नाम बहुत बड़ा था, जो सिंधु नदी के किनारे एक नगर के रास्ते पर बसा हुआ था। उस विश्वविद्यालय में दुनिया के सबसे प्रखर विद्वान आचार्य के रूप में विद्यार्थियों को शिक्षा दिया करते थे। तक्षशिला में दाखिला मिलना भी आसान नहीं हुआ करता था। उस विश्वविद्यालय में दूर दूर से राजा महाराजा के बच्चे अध्ययन के लिए आया करते थे। उस दौर में तक्षशिला विश्वविद्यालय में 10,000 विद्यार्थी पढ़ाई किया करते थे। इस तरह की तथ्य बताते हैं कि भारतवर्ष हमेशा से ही शिक्षा के मामले में धनी रहा है। विष्णुगुप्त को उसका तीसरा नाम चाणक्य मिल चुका था और समय के साथ चाणक्य नाम धीरे धीरे तक्षशिला विश्वविद्यालय में प्रसिद्ध हो गया। तक्षशिला में रहकर चाणक्य ने कई विषयों का अध्ययन किया। इसमें से एक विषय की प्रमुखता से चर्चा की जाती है और वो है अर्थशास्त्र। समय चक्र की रफ्तार के साथ चाणक्य की शिक्षा शुरू हो चुकी थी। तक्षशिला में कुछ वर्षों में ही उसने शास्त्रों का अध्ययन न सिर्फ प्रारंभ किया था, बल्कि अपनी प्रतिभा के अनुसार उन पर चिंतन भी करने लगा। एक दिन आचार्य पुंडरीकाक्ष ने बहुत से विद्यार्थियों के सामने कहा, मैं आज सभी विद्यार्थियों में से चाणक्य को बुलाना चाहता हूं। चाणक्य, इधर आइए। प्रणाम गुरुदेव। कोई खास बात? आपने इन सब के बीच मेरा ही स्मरण किया? हम जानने के इच्छुक हैं कि तुम एक वाक्य में राज्य के बारे में क्या कहते हो। सभी विद्यार्थीगण चाणक्य की बात को ध्यान से सुनना। गुरुदेव, राज्य अपना विधान स्वयं बना सकते हैं। उनका नियम शास्त्रों के नियम से ऊपर है। राज्य केवल और केवल न्याय के आधार पर ही चल सकते हैं। मैं जिसे राज्यों का न्याय कह रहा हूं, वही भविष्य का संविधान बनेगा। राजा की इच्छा या ब्राह्मणों के ज्ञान से सरकार या सत्ता नहीं चलेगी। राज्य की सत्ता केवल संविधान के हिसाब से ही चलेगी। संविधान ही सर्वोपरि है। भारतीय इतिहास में चाणक्य पहले चिंतक थे जिन्होंने कह दिया था कि
राज्य अपना खुद का कानून भी बना सकता है। अगर धर्मशास्त्र और संविधान के बीच संघर्ष हो तो संविधान के हिसाब से ही राज्य चलेगा। आज से 2300 साल पहले संविधान जैसे दस्तावेज की कल्पना करना भी काफी बड़ी बात थी। यूनान, मिस्र से लेकर दुनिया के किसी भी कोने में उस दौर में ऐसे दस्तावेज के ऊपर बहस नहीं हो रही थी। आचार्य चाणक्य ने तक्षशिला में रहकर अध्ययन किया, फिर वहीं आचार्य भी बन गए। धीरे धीरे उनकी गिनती तक्षशिला विश्वविद्यालय के सबसे प्रभावशाली गुरुजनों में होने लगी। इस बात में कोई शक नहीं है कि चाणक्य के जीवन का बड़ा हिस्सा तक्षशिला में गुजरा था। इधर चाणक्य तक्षशिला में अर्थशास्त्र का निर्माण कर रहे थे, तो दूसरी तरफ मगध की राजगद्दी में महापद्मानंद के बाद नंद वंश का क्रूर शासक धनानंद बैठ चुका था, जिसकी राक्षस समान हंसी से पता चल सकता था कि वो कितना क्रूर और भयानक शासक है। तक्षशिला विश्वविद्यालय में चाणक्य की शिक्षा दीक्षा आगे बढ़ती गई और वहीं उन्होंने अर्थशास्त्र जैसे ग्रंथ के निर्माण का काम भी शुरू कर दिया था। वहीं दूसरी तरफ तक्षशिला से कई सौ किलोमीटर दूर मगध साम्राज्य की राजगद्दी में नंद वंश का क्रूर शासक धनानंद बैठ चुका था। धनानंद अपने पिता महापद्मानंद से भी क्रूर शासक था। इस बात की गवाही मगध की प्रजा की चीखें भली भांति दे रही थी। मगध में महाराज धनानंद का दरबार सजा हुआ था। सभी मंत्रियों के साथ धनानंद का पुत्र युवराज पवप्ता भी दरबार में बैठा था। साथ ही दूर राज्य से आई एक सुंदर कन्या अपने पिता के साथ दरबार में खड़ी हुई थी। दरबार में बैठे सभी लोगों को पता था कि आज उस सुंदर कन्या से धनानंद के पुत्र पवप्ता का विवाह तय होने वाला है। पवप्ता बहुत देर से उस सुंदर कन्या को एकटक निहार रहा था। काफी देर देखने के बाद पवप्ता ने मगध के महामंत्री अमात्य राक्षस से कहा, अमात्य राक्षस, इसी क्षण मेरे निकट आने का कष्ट करो। जी युवराज। अमात्य, मुझे प्रतीत हो रहा है कि तुम्हारी स्मरण शक्ति कमजोर हो चुकी है। क्या तुम्हें नहीं मालूम है कि हम भविष्य के महाराज हैं? अगर तुम्हें यह बात ज्ञात है तो तुमने युवराज की जय हो क्यों नहीं कहा? क्या केवल मेरे पिता और अपने महाराज की जय से अपना भविष्य साधोगे? क्षमा प्रार्थी युवराज, युवराज की जय हो। बताइए आपकी कैसे सेवा करें? हमें ज्ञात है कि वो सुंदर अप्सरा हमारे ही विवाह के लिए आई है। उसके बारे में विस्तार से बताओ। ये अप्सरा हमारे दिमाग में छा गई है। इसके आभूषण की आवाज हमारे कानों में गूंज रही है। युवराज, अपनी भावनाओं पर काबू रखिए। ये दक्षिण के राजा की पुत्री कौशिकी है। ये बात सत्य है कि ये यहाँ विवाह का प्रस्ताव लेकर आई है, पर किसके लिए, इसकी अभी पुष्टि कर पाना मुश्किल है। अमात्य, इसका विवाह मुझसे ही होगा। शायद इसी वजह से मेरा अभी तक विवाह नहीं हुआ है। इससे विवाह करके मैं राजगद्दी के और समीप आ जाऊंगा। किसी भी युवराज का विवाहित होना जरूरी है। इस विवाह के तुरंत बाद मैं राजगद्दी पर बैठ जाऊंगा और मगध की राज व्यवस्था सुचारू रूप से चलने लगेगी। युवराज, अपनी मन की इच्छाओं पर लगाम लगाइए। भविष्य आपका ही है, परंतु अगर अभी यह बात महाराज को पता चल गई तो आपके साथ मेरा भी सर धड़ से अलग कर दिया जाएगा। महाराज के क्रोध से तो आप अवगत हैं ही। राज दरबार में मौजूद सभी महानुभाव का मैं महामंत्री अमात्य राक्षस हार्दिक अभिनंदन करता हूं। महाराज धनानंद की कृपा दृष्टि प्रजा के ऊपर बनी हुई है। महाराज हम सभी के रक्षक हैं और हम उनकी प्रजा। आज के दरबार की शुरुआत शुभ प्रस्ताव से करते हैं। महाराज धनानंद,
आज सभा में दक्षिण के राजा विश्नेश्वर भी पधारे हैं। इनके साथ इनकी पुत्री कौशिकी भी आई है। ये दोनों यहाँ विवाह प्रस्ताव लेकर आए हैं। सभी विराजमान हों। राजा विश्वेश्वर और राजकुमारी कौशिकी समीप आकर अपना पात्र परिचय दीजिए और विवाह प्रस्ताव के बारे में विस्तार से बताएं। महाराज धनानंद की जय हो। मैं दक्षिण प्रांत का एक छोटा सा राजा विश्वनेश्वर अपनी पुत्री कौशिकी का विवाह प्रस्ताव लेकर आपके राजमहल आया हूं। अपनी कृपा दृष्टि मेरी राजकुमारी पर भी डालिए। महाराज समेत सभी महानुभावों को नमन करती हूँ। मैं राजा विश्वेश्वरी पुत्री कौशिकी। अति सुंदर। राजकुमारी कौशिकी, आप देखने में तो किसी अप्सरा से कम नहीं हैं। आपकी वक्तव्य कला से भी हम प्रभावित हुए हैं। हमारा मन बड़ा चंचल है और इस क्षण ये मन आपकी मोहनी सी मुस्कान पर मोहित हो चुका है। आपकी सौंदर्य शक्ति ने महाराज धनानंद का मन मोह लिया है। इसलिए अमात्य राक्षस, महाराज की जय हो। आज्ञा दीजिए महाराज। अमात्य, हमारे विवाह का प्रबंध शीघ्र ही करो। हम शीघ्र ही राजकुमारी कौशिकी के साथ विवाह करेंगे। इनके सौंदर्य पर केवल महाराज धनानंद का ही अधिकार है। अगर कोई भी हमारे और कौशिकी के विवाह का विरोध करे तो उसके ऊपर राष्ट्रद्रोह लगाकर उसका सर धड़ से अलग कर देना। आज की सभा यहीं निरस्त की जाती है। मगध महाराज धनानंद के इस ऐलान के बाद दक्षिण के राजा विश्वेश्वर खुश हो गया था, लेकिन उसकी पुत्री कौशिकी का रो रो कर बुरा हाल होने लगा। पूरे राज दरबार में सभी की नजर कौशिकी और पवप्ता के ऊपर ही टिक गई थी। युवराज पवप्ता ने तलवार को जोर से फेंककर और अपनी चढ़ती हुई आंखों से ही अपने पिता धनानंद का विरोध जता दिया था। इसके पश्चात वो सभा को छोड़कर निकल गया। दूसरी तरफ मगध महाराज धनानंद अपने घमंड में चूर चलती सभा को स्थगित करके सीधे बारादरी यानी एक ऐसा कक्ष जहां नाच गाने का कार्यक्रम होता था वहां पहुंच गए। जैसे ही बारादरी कक्ष का दरवाजा खुला, धनानंद को अंदर एक 18 साल की लड़की कौशांबी नृत्य करते हुए नजर आई। कौशांबी के पिता ढोलकी भी ढोलक में धुन दे रहे थे। ये दोनों पिता पुत्री दूसरे राज्य से धनानंद को अपनी कला से खुश करने मगध आए थे। अति सुंदर। आज का दिन शुभ प्रतीत होता है। ऐसी कमसिन सुंदर नर्तकी पहले तो नहीं देखी यहां। मगध महाराज की जय हो। महाराज, मैं गरीब ढोलकी और ये मेरी पुत्री कौशांबी। हम लोगों ने आपकी दयालुता के बारे में बहुत सुना था, इसलिए यहां अपनी कला का प्रदर्शन करने आए हैं। कृपा करिए महाराज, मेरी पुत्री के नृत्य को देख लीजिए। ये अद्भुत प्रतिभा की धनी है। इसको स्वयं नटराज का आशीर्वाद प्राप्त है। पुत्री कौशांबी, महाराज को अपना परिचय दो। महाराज की जय हो। महाराज, मैं कौशांबी एक गरीब घर की पुत्री हूँ जो कि नृत्य के क्षेत्र में अपनी कला का प्रदर्शन करना चाहती हूँ। मैं परम परमेश्वर वासुदेव की आराधना करती हूँ और उन्हीं के धुन में नृत्य करती हूँ। वाह वाह, अति सुंदर। तुमने अभी तक 18 सावन ही देखे होंगे, लेकिन सौंदर्य में तो तुमने कई अप्सराओं को पीछे छोड़ दिया है। हमारे सामने इस सुंदरी की नृत्य कला पेश की जाए। नृत्य रोका जाए। महाराज, महाराज क्षमा करिए। क्या कोई गलती हुई मुझसे? आपने अचानक मेरा नृत्य रुकवा दिया।
अप्सरा सी सुंदर कन्या, कहो भाग्य के आज का दिन सुंदरता और रस से भरा हुआ है। तुम स्वर्ण की कला हो। तुम्हारा स्थान नृत्य कक्ष नहीं बल्कि महाराज का शयन कक्ष है। तुम महल की सुख सुविधाएं भोगने के लिए बनी हो और वो सुविधाएं तुम्हें केवल महाराज धनानंद ही दे सकते हैं। मेरा मन इस सुंदर कन्या को अपने शयन कक्ष में देखने के लिए उतावला हो रहा है। महाराज, महाराज, मुझ जैसी निर्धन बालिका पर दया करिए। मैं सिर्फ और सिर्फ नृत्य करना ही जानती हूँ। मैं परम परमेश्वर वासुदेव की भक्त हूँ। आप मुझे कुछ और समझने की गलती कर रही हैं। महाराज, मुझ पर दया करिए। महाराज कृपा करिए, मेरी पुत्री केवल नृत्य कला की धनी है। वो शायद कक्ष में जाने वाली वैश्या नहीं है महाराज, वो वैश्या नहीं है। महाराज माफ करिए महाराज, मुझे और मेरी पुत्री को जाने दीजिए महाराज, जाने दीजिए। ढोलकी, लगता है तुम्हें आभास नहीं है तू किसकी आज्ञा का पालन करने से मना कर रहा है। मैं इस साम्राज्य का महाराज हूं। मैं तुम जैसी प्रजा का रक्षक हूं। अगर मैंने उसके बदले तुम्हारी कमसिन पुत्री को मांग लिया तो कौन सी बड़ी बात हो गई। महाराज के प्रति तुम इतना तो कर ही सकते हो। वैसे भी कुछ रात्रि की ही बात है, बाद में तुम्हारी पुत्री तुम्हारी ही रहेगी। इसके बदले तुम्हें कोषाग्रह से इतना धन दिया जाएगा कि तुम ढोलकी से धनवान बन जाओगे। अमात्य राक्षस, इसी क्षण इस ढोलकी को इस कक्ष से बाहर ले जाया जाए और ये सुंदर कन्या मुझे मेरे शयन कक्ष के सामने नजर आनी चाहिए। इसी क्षण मुझे इसके पग में बंधे घुंघरुओं से खेलना है। जी महाराज। सैनिकों, महाराज की आज्ञा का पालन करो। महाराज, महाराज, ये पाप है महाराज, आप पाप के भागी बन रहे हैं। कृपा करिए महाराज, मेरी पुत्री को छोड़ दीजिए। वो परमेश्वर वासुदेव की भक्त है। हे वासुदेव, हे वासुदेव। उस काली रात एक मजबूर और गरीब पिता को क्रूर धनानंद के सैनिकों ने घसीटते हुए उस कक्ष से बाहर कर दिया था। धनानंद की आंखों में वासना तैर रही थी। उसके सामने खड़ी 18 साल की कौशाम्बी हाथ जोड़ अपनी इज्जत और जान की भीख मांग रही थी। आखिर उस काली रात आगे क्या हुआ 18 साल की मासूम कौशाम्बी के साथ? क्या धनानंद की हवस और वासना से बच पाई थी कौशाम्बी? आगे इतिहास के पन्नों में दर्ज उस भयानक काली रात की कहानी।